नमस्कार दोस्तों, आज भी हम गाड़ी लेने जब जाते हैं शोरूम पर तो हम उसके इंटीरियर, एक्सटीरियर और डिज़ाइन से ही सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, यानी कि इंस्पायर्ड होते हैं। और उसी इंस्पिरेशन में हम भूल जाते हैं उसके पावर ट्रेन के बारे में पूछना, उसकी मेंटेनेंस के बारे में पूछना, रिलायबिलिटी कैसी है उसकी, माइलेज कैसी है उसमें, ये सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं। यहाँ पर अभी बहुत लोगों का ये कन्फ्यूजन बना हुआ है कि भाई पंच सीएनजी ली जाए या फिर स्विफ्ट सीएनजी ली जाए। एक तरफ जहां पंच 5 स्टार रेटेड सीएनजी कार है जिसमें डुअल सिलेंडर सेटअप दिया हुआ है, तो यहां पर बूट स्पेस पूरा बच जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्विफ्ट है जो कि सालों साल से चली आ रही है, जिसका 4th जनरेशन अब ये लॉन्च हुआ है और इसमें किसी तरह की कोई ज्यादा समस्याएं देखने को नहीं मिलती हैं। तो यहाँ पर कौन सी कार ली जाए, कई लोगों के मन में अभी भी ये सवाल घूम रहा है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज इसी टेक्निकल एनालिसिस में, क्योंकि आपने बहुत सारे वीडियोस देख लिए होंगे पंच सीएनजी और स्विफ्ट सीएनजी के कंपैरिजन के, पर उसमें कहीं ना कहीं आपको इंटीरियर, एक्सटीरियर और उसके डिजाइन के बारे में ही बताया गया होगा। यहाँ पर मैं आपको एक ट्रू टेक्निकल एनालिसिस करके बताने वाला हूँ कि भाई दोनों गाड़ियां आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में कितनी अच्छी रहने वाली है, कौन सी गाड़ी आपको लेनी चाहिए, कौन सी परफेक्ट है आपके लिए। स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूंगा, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप भी अपना ऑनरशिप रिव्यू हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा मेल आईडी है apcarbhp@gmail.com या फिर इंस्टाग्राम आईडी है apcarbhp। आप वहां पर अपना रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। उसके बाद हम आपका ऑनरशिप रिव्यू के लिए आपको खुद कॉल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मेन टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पंच जो है वो एक क्रॉसओवर ए सेगमेंट की सिटी कार है, जबकि स्विफ्ट जो है वो एक हैचबैक कार है। यहाँ पर पंच में भी दिया हुआ है 3 सिलेंडर 1.2 लीटर का रेवोट्रॉन इंजन, और स्विफ्ट में दिया हुआ है 3 सिलेंडर का जी सीरीज इंजन, जो कि जो इनका के सीरीज इंजन पहले आ रहा था 4 सिलेंडर, उसी का सक्सेसर है ये जी सीरीज। इस पर मारुति काफी लंबे समय से काम कर रही थी, अब इन्होंने जाकर के ये लॉन्च किया है 3 सिलेंडर जी सीरीज 1.2 लीटर का इंजन। तो दोस्तों, यहाँ पर एक छोटा सा प्राइस कंपैरिजन बताना चाहूंगा कि जो पंच सीएनजी है 8,15,000 रुपए ऑन रोड प्राइस से सीएनजी का बेस मॉडल स्टार्ट होता है। वहीं स्विफ्ट सीएनजी का 9,15,000 रुपए से VXI उसका जो बेस मॉडल है सीएनजी के ऊपर, वो ऑन रोड दिल्ली के हिसाब से आता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा फर्क एक यही आ गया कि पंच सीएनजी से 1 लाख रुपए ज्यादा महंगी है स्विफ्ट सीएनजी। अब ले लेते हैं मेन टॉपिक्स, मेन चीजें जो ध्यान देने योग्य हैं, जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए एक गाड़ी खरीदते समय। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा सिटिंग पोस्चर के बारे में, यानी कि सिटिंग अरेंजमेंट्स कैसा है। तो यहाँ पर टाटा पंच का जो सिटिंग अरेंजमेंट्स है, यानी कि आगे की दो जो सीट्स है उसका जो सिटिंग अरेंजमेंट्स है वो आपको कुछ खास पसंद नहीं आएगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा बैक पेन का इशू हो सकता है, यानी कि जो पंच है उसके अंदर जो आगे की 2 सीट्स हैं उसमें अगर आप लॉन्ग ड्राइव पर निकल रहे हैं कहीं, तो ऐसे में आपको बैक पेन हो सकता है। थोड़ा सा सिटिंग अरेंजमेंट उतना ज्यादा खास नहीं बनाया है टाटा ने, जिसमें कि इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है यहाँ पर। वहीं अंडर थाई सपोर्ट भी उतना ज्यादा अच्छा देखने को नहीं मिलता है टाटा पंच के अंदर। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा कि अगर आप टाटा पंच की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे जिन लोगों की हाइट ज्यादा है उनके जो घुटने हैं वो थोड़े से टच होते हैं किसके पास, डैशबोर्ड के पास। और ये अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि घुटने का जो कंटिन्यूअसली कहीं पर टच होना, कंटिन्यूअसली कहीं पर प्रेस होते रहना एक नेगेटिव इंपैक्ट डालता है आपके घुटने पर। अगर आप लॉन्ग टाइम तक इस गाड़ी को चलाते रहेंगे तो घुटना अगर आपका टच हो रहा है आगे डैशबोर्ड में, तो ये चीजें सही नहीं है, आपके नीज में प्रॉब्लम हो सकती है। वहीं अगर आप स्विफ्ट में बैठते हैं तो आपको नी का कोई इशू नहीं आता है। वहां पर डैशबोर्ड काफी नीट एंड क्लीन है, आगे का जो सिटिंग अरेंजमेंट्स है वो काफी ज्यादा शानदार दिया गया है स्विफ्ट में। तो यहाँ पर आपको कितना भी बड़ा बंदा बैठता है, कितनी भी हाइट का बैठता है, भले सर तो हेडरूम में तो कुछ इश्यूज आ सकता है, पर आपको जो है नी रूम में कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा, चाहे आप आगे बैठे चाहे पीछे बैठे। तो यहाँ पर घुटना आपका टच नहीं होता है स्विफ्ट सीएनजी में। इसी के साथ अगर हम पंच की बात करें तो पंच में जैसे बंदा बैठता है आगे की सीट में, तो उसमें क्या है कि आपको पूरा का पूरा बोनट दिखाई देता है आगे, और थोड़ा सा हाइट पर आपको महसूस होगा कि मैं थोड़ा सा हाइट पर बैठा हूं। इससे क्या होगा कि आपको लगेगा कि कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, कार पर आपकी पकड़ यानी कि आपकी हैंडलिंग जो होगी गाड़ी के ऊपर वो थोड़ी सी ज्यादा अच्छी महसूस होगी। वहीं अगर आप स्विफ्ट में बैठते हैं तो आपको थोड़ा सा दबा महसूस होगा, यानी कि अंदर की तरफ दब गए हो ऐसा महसूस होगा, और आपको गाड़ी का बोनट दिखाई नहीं देगा। विजिबिलिटी इसमें भी काफी अच्छी दी गई है। यहाँ पर टाटा ने इन हाउस डेवलप किया हुआ टाटा पंच में जो इंजन दिया है 3 सिलेंडर इंजन है, रेवोट्रॉन इंजन है। ये इंजन के ऊपर मैं बताना चाहूंगा लॉन्च से पहले भी बहुत सारे R&D हुई है और लॉन्च के बाद भी आज तक इस इंजन के ऊपर R&D चली आ रही है। आपने देखा होगा जो पहले के रेवोट्रॉन इंजन थे उसमें नॉइज भी बहुत ज्यादा था और उनका गियर नॉब भी वाइब्रेट करता रहता था।
पर अभी के समय में गियर नॉब का जो वाइब्रेशन है वो काफी हद तक खत्म ही हो गया है, और जो नॉइस है, इंजन नॉइस है, वो काफी हद तक ठीक हुआ है। इसके पीछे का कारण क्या है, इंजन माउंटेड जो होते हैं साइड में लगे हुए, जो इंजन जिनके ऊपर माउंट रहता है, उनकी जो माउंटिंग है उसको भी रीट्यून किया गया है, और इसी के साथ साथ पूरी इंजन को भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे अपडेट्स ला करके रीट्यून किया जा रहा है। तो यहाँ पर नॉइज आपको थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी। पर हाँ, स्विफ्ट की अगर मैं बात करूं तो स्विफ्ट का जो जी सीरीज इंजन है, 3 सिलेंडर इंजन है, उसके मुकाबले आपको इंजन नॉइज थोड़ी ज्यादा मिलेगी टाटा की पंच में। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे मारुति के पास तो इतना अच्छा खासा के सीरीज इंजन था, 4 सिलेंडर इंजन था, उसके बाद फिर क्या जरूरत ऐसी पड़ गई कि जी सीरीज यानी कि 3 सिलेंडर इंजन लाना पड़ा। प्रीवियस जो इंजन था उसका माइलेज भी काफी अच्छा खासा था, ऐसा नहीं था कि उसका माइलेज कम है। ये दोस्तों 3 बड़े रीजन है जिसकी वजह से कार इंजन बहुत छोटे होते चले जा रहे हैं, यानी कि 3 सिलेंडर को लाने की जरूरत पड़ रही है हर एक ब्रांड को। उसके पीछे का सबसे पहला रीजन तो यही है, एमिशन नॉर्म्स। एमिशन नॉर्म्स जो है दिनों दिन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा टाइट होते जा रहे हैं। तो पहले BS6 फेज 1 था, अब BS6 फेज 2 आ गया है। अब सरकार BS7 को इंप्लीमेंट करने का प्लान बना रही है। इसी में ही नितिन गडकरी जी जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी कह दिया है सभी कार मेकर ब्रांड से कि भैया BS7 जो नॉर्म्स है, एमिशन नॉर्म्स, उसके ऊपर काम करना शुरू करो, और बहुत जल्दी ही आपको जो है पेट्रोल इंजन में BS7 भी देखने को मिलने वाला है। इसी के चलते कम एमिशन की वजह से ही इंजन जो है छोटे किए जा रहे हैं। अब इसका दूसरा जो कारण है वो है माइलेज, यानी कि इंप्रूव्ड माइलेज। आपने देखा होगा पहले वाले जो इंजन थे, जो के सीरीज का इंजन है, उससे थोड़ा सा ज्यादा ही माइलेज आपको देखने को यहाँ पर मिलता है जी सीरीज के 3 सिलेंडर इंजन में। सीधी सी बात है, एक सिलेंडर अगर कम हो गया तो एक सिलेंडर का जितना भी कंबस्शन चैम्बर में फ्यूल जाता वो कम हो गया, जिसकी वजह से माइलेज भी थोड़ी इंप्रूव हुई है। वहीं तीसरा जो सबसे बड़ा रीजन है 3 सिलेंडर इंजन को लाने का, वो है कॉस्ट। जी हाँ, कॉस्ट कटिंग भी एक बहुत बड़ा रीजन है। एक मिड सेगमेंट की गाड़ी, एक हैचबैक कार को लॉन्च करने के लिए 7 से 8 लाख रुपए के सेगमेंट में कहीं ना कहीं कंपनी को जो है कॉस्ट कटिंग भी करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से ये सब चीजें हो रही हैं। और साथ ही साथ अब दबाव है कंपनीज के ऊपर भी कि कम से कम प्राइसिंग में अच्छी से अच्छी गाड़ी देने का, क्योंकि मार्केट में कॉम्पिटिटर्स बहुत ज्यादा मौजूद हैं। तो ऐसे में यही रहता है कि कम से कम प्राइसिंग में ज्यादा से ज्यादा फीचर्स, ज्यादा से ज्यादा गाड़ी में फ्यूल एफिशिएंसी और पावर भी दी जाए। यही कारण है 3 सिलेंडर इंजन अब तेजी से फेमस हो रहे हैं। जी सीरीज का जो मारुति का इंजन है, ये डुअल ओवरहेड कैमशाफ्ट के साथ आता है और डुअल VVT टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जो कि पहले भी इनका 4 सिलेंडर जो इंजन था के सीरीज, वो भी डुअल VVT के साथ आता था। अब ये डुअल VVT क्या है? डुअल VVT होता है जिससे कि माइलेज भी इंप्रूव होती है, फ्यूल बहुत अच्छे तरीके से बर्न होता है, जो कि ज्यादा टॉर्क भी प्रोवाइड करा सकता है, और इसी के साथ ही डुअल VVT टेक्नोलॉजी होने की वजह से इंजन नॉकिंग का जो खतरा होता है वो भी काफी हद तक मिनिमाइज हो जाता है, कम हो जाता है मारुति की स्विफ्ट में। अब ये इंजन नॉकिंग क्या है, कैसे ये आपकी गाड़ी के लिए जहर है, खतरनाक है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं इंजन नॉकिंग क्या होता है, कैसे आप अपनी गाड़ी को इंजन नॉकिंग से बचा सकते हैं। तो ये सभी चीजें हैं जिसकी वजह से ये ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट है, ज्यादा पावरफुल है इंजन, अगर हम कंपेयर करें 1.2 लीटर टाटा के रेवोट्रॉन इंजन से। तो यहां पर कहीं ना कहीं एक पॉइंट आगे निकलती है इंजन के मामले में भी मारुति की स्विफ्ट। वहीं दूसरी तरफ टाटा ने अपनी गाड़ी में डुअल सिलेंडर सेटअप दिया है, 30 लीटर की वाटर कैपेसिटी के 2 सिलेंडर दिए हैं बूट स्पेस में, जिससे कि बूट स्पेस पूरा का पूरा बच जाता है, जो एक अच्छा इनिशिएटिव है टाटा मोटर्स की तरफ से। यहां पर एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि टाटा मोटर्स कहता है हम अपनी गाड़ी में 15,000 किलोमीटर के बाद इंजन ऑयल चेंज करते हैं, यानी कि जो सर्विस इंटरवल है वो टाटा मोटर्स की तरफ से जो रिकमेंडेड है वो 15,000 किलोमीटर का है। बट कहीं ना कहीं 15,000 किलोमीटर गाड़ी के लिए थोड़ा सा घातक है, खासकर CNG गाड़ी के लिए। तो यहां पर आप कोशिश करें कि 10,000 किलोमीटर पर ही सर्विस करा लें, ये मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है। CNG गाड़ी अगर आपकी है तो आप मेक श्योर करिए 9,500 से 10,000 किलोमीटर पर जरूर सर्विस करवा लें। वहीं मारुति ने अपने जो सर्विस इंटरवल है वही इनका 10,000 किलोमीटर है। तो यहाँ पर एक कहते हैं कि कंपटीशन से आगे रहने के लिए टाटा मोटर्स ने कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी रखी है कि भाई 15,000 किलोमीटर पर सर्विस होनी है, ताकि कस्टमर को ये दिखाया जा सके कि हमारी कार कितनी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। यहाँ पर आपको सर्विसिंग के लिए भी 15,000 किलोमीटर गाड़ी चलानी पड़ेगी, उसके बाद आना होगा। कहीं ना कहीं CNG के लिए ये सही नहीं है। CNG कार के लिए आप 10,000 पर ही सर्विस जरूर करा लें। और अगर आप सर्विसिंग करा ही रहे हैं 10,000 किलोमीटर पर, तो मेक श्योर ये करें कि आप अपनी गाड़ी में सेमी सिंथेटिक या फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल का ही इस्तेमाल करें।
चाहे आपके पास टाटा की पंच हो, चाहे आपके पास स्विफ्ट हो, और चाहे कोई सी भी सीएनजी गाड़ी हो। अगर सर्विस कॉस्ट की बात करूं तो यहाँ पर टाटा मोटर्स यानी कि टाटा की पंच की सर्विस कॉस्ट जो है आपको थोड़ी सी ज्यादा एक्सपेंसिव लगने वाली है। वहीं स्विफ्ट की मैं बात करूं तो स्विफ्ट का जो इंजन है, जैसा कि मैंने बताया, ये के सीरीज का ही सक्सेसर इंजन है, सिर्फ इसमें सिलेंडर्स कम कर दिए हैं, बाकी ज्यादातर पार्ट्स जो हैं के सीरीज इंजन से ही लिए हुए हैं। तो यहाँ पर सर्विस कॉस्ट या यूं कह लीजिए मेंटेनेंस के मामले में कहीं ना कहीं स्विफ्ट आपको सस्ती पड़ती है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा कि अगर आप टाटा मोटर्स कोई सी भी कार लेते हैं तो यहाँ पर मैंने कई मेरे व्यूवर्स हैं उनसे भी सुना है, और कई मेरे जो एरियाज में रहते हैं जिनके पास टाटा की गाड़ी है, उन्होंने रस्टिंग की काफी शिकायत करी है कि भाई रस्टिंग आनी शुरू हो जाती है, जंग लगना जल्दी जल्दी शुरू हो जाता है। तो ये एक नेगेटिव चीज है, क्योंकि गाड़ी में रस्टिंग का इश्यू जो है एक खतरनाक इशू है, जिससे गाड़ी तेजी से गलना शुरू हो जाती है। तो वहीं अगर सीएनजी किट इंस्टॉलेशन की मैं बात करूं तो यहाँ पर दोनों ही ब्रांड ने कंपनी फिटेड सीएनजी दी है, और दोनों ही गाड़ियों में इटालियन सीएनजी किट लगी हुई है। यहाँ पर टाटा मोटर्स ने भी इटालियन ब्रांड के साथ पार्टनरशिप की है, यानी कि इटालियन ओईएम है इनका, और वहीं स्विफ्ट के लिए मारुति ने भी ओईएम जो है उनका सप्लायर सीएनजी किट के, वो लेंडी रेंजो है। लेंडी रेंजो एक इटालियन ब्रांड है, काफी बड़ा ब्रांड है सीएनजी किट के मार्केट में, और काफी फाइन, काफी रिफाइंड सीएनजी किट आपको इसकी मिलती है। बहुत अच्छे तरीके से ट्यून किया हुआ है, क्योंकि मारुति जानती है काफी लंबे समय से वो सीएनजी कार बना रही है, तो उनको काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है सीएनजी गाड़ी को कैसे ट्यून किया जाता है उसके ऊपर। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोनों ही गाड़ियों का जो पावर एंड पिकअप है नॉर्मल सरफेस एरिया पे, यानी कि ट्रैफिक में आप चला लें या फिर सिटी में या फिर हाईवे पर आप चला लें, कहीं आपको पावर लैग या किसी तरह की कोई कमी महसूस नहीं होगी। तो क्या हिली एरियाज में भी कोई ऐसी कमी महसूस होगी या नहीं? तो देखिए, हिली एरियाज में या आप माउंटेन्स पर जब इन दोनों गाड़ियों को चलाते हैं तो आपको कोई खास पावर की कमी महसूस नहीं होगी। ये दोनों ही गाड़ियां काफी आसानी से हिली एरियाज को कवर कर लेती हैं। माउंटेन्स पर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी दोनों ही गाड़ियों में। यहाँ पर जो गियर बॉक्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए, एएमटी और मैनुअल दोनों ही गियर बॉक्स स्विफ्ट के काफी ज्यादा स्मूथ है। गियर शिफ्टिंग की मैं बात करूं तो ये भी मारुति स्विफ्ट में काफी ज्यादा स्मूथनेस देखने को मिलेगी आपको। गियर शिफ्टिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर गियर की वाइब्रेशंस से रिलेटेड भी कोई कंसर्न नहीं है आपको। मारुति की स्विफ्ट में इंजन नॉइज भी आपको उतनी ज्यादा महसूस नहीं होगी। इसका जो एएमटी गियर बॉक्स है, यानी कि जो ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन है, वो भी काफी स्मूथ है, जो कि मैग्नेटी मरेली ने बनाया है। ये जो कंपनी है, यही जो ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है, यानी कि जो ऊपर की आर्म्स हैं जो कंप्यूटराइज सिस्टम सेट करती है, वो मैग्नेटी मरेली बनाती है, जो कि काफी अच्छे तरीके से उन्होंने ट्यून अप किया है मारुति के साथ। यहाँ पर एक और पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, जो कि है रीसेल वैल्यू। जी हाँ, रीसेल वैल्यू भी कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में जरूर होती है कि भाई गाड़ी हम ले लेंगे, उसके बाद कभी बेचना पड़ा तो क्या गाड़ी की सही वैल्यू मिल पाएगी? तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा, रीसेल वैल्यू के मामले में आप सभी जानते हैं कि मारुति की स्विफ्ट जो है सबसे आगे है। यहाँ पर मारुति स्विफ्ट का पूरे मार्केट में जो है रीसेल वैल्यू काफी अच्छी मानी जाती है। कंपेयर करें अगर हम मारुति की दूसरी ही गाड़ियों से, तो भी स्विफ्ट जो है सबसे ज्यादा रीसेल वैल्यू जिसकी है वो है स्विफ्ट। ऐसे में टाटा की कार्स रीसेल वैल्यू के मामले में थोड़ा सा पिछड़ जाती हैं। अब बात कर लेते हैं माइलेज की। माइलेज कैसा है दोस्तों? पंच सीएनजी ले लें आप या टाटा की कोई सी भी गाड़ी ले लें, यहाँ पर पेट्रोल में आपको थोड़ा कंपैरेटिवली कम ही माइलेज देखने को मिलता है। बात करें सीएनजी की, तो यहाँ पर सीएनजी में भी आपको कंपैरेटिवली थोड़ा कम माइलेज मिलेगा। 25 से 26 kmkg का माइलेज आपको मिलता है पंच सीएनजी के साथ। वहीं अगर आप स्विफ्ट चला रहे हैं, आप हाईवे पर चला रहे हैं, विदाउट एसी चला रहे हैं, तो ये आपको मैक्सिमम 35 तक का भी माइलेज निकाल करके दे देती है, क्योंकि गाड़ी ही ये माइलेज ओरिएंटेड बनाते हैं। शुरू से ही मेन फोकस जो मारुति का रहा है वो माइलेज के ऊपर ही रहा है। यहाँ पर अगर मैं रिलायबिलिटी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात करूं तो टाटा पंच के मुकाबले स्विफ्ट ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव लगती है। अभी यहाँ पर एक पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि भाई जो टाटा की कार्स हैं, उनके इंजन के ऊपर, उनके पावर ट्रेन के ऊपर आज तक R&D चल रहा है। हालांकि इनका जो सर्विस सेंटर है वो भी अब पहले से थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है। पहले कई बार ये शिकायत भी सामने आती थी कि सर्विस सेंटर वाले सुनते नहीं हैं, सर्विस अच्छे तरीके से करके नहीं देते, सर्विस की जो क्वालिटी है वो भी कुछ खास नहीं है। पर अब की बात करें अगर हम, आज के समय में टाटा मोटर्स ने इसके फीडबैक को जो है, यानी कस्टमर्स के फीडबैक को पॉजिटिवली लिया है और इन चीजों में बदलाव किया है काफी तेजी से। अब सर्विस सेंटर्स वाले आपकी सुनेंगे भी और सर्विसिंग के मामले में फीडबैक भी आपका पॉजिटिव लेते हैं
और इसी के साथ साथ फीडबैक लेने के साथ उस पर काम भी करते हैं। पर कहीं ना कहीं एक व्यक्ति, एक कस्टमर जो है जब 8 से 9 लाख रुपए खर्च करता है, वो चाहता है कि भाई उसको जो है एक परफेक्ट प्रोडक्ट मिलना चाहिए जब उसने इतने पैसे खर्च किए हैं। तो यहाँ पर अगर हम परफेक्शन की बात करते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं एक पॉइंट आगे निकलती है मारुति की स्विफ्ट। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं शेयर करना चाहूंगा कि टाटा की जो सेफ्टी रेटिंग है बड़ी गजब की है। 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग है, यानी कि सेफ्टी के मामले में आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। पर वहीं पर अगर मैं बात करूं स्विफ्ट की, तो स्विफ्ट का अभी तक क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है, तो इसकी सेफ्टी के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। इसी के साथ अगर मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो दोस्तों बिल्ड क्वालिटी में कहीं ना कहीं एक पॉइंट ज्यादा अच्छी मिलेगी आपको स्विफ्ट। यहाँ पर कई लोग चौंक रहे होंगे कि यार ये क्या बात कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी रेटिंग दोनों ही बहुत अलग चीजें हैं। यहाँ पर आप सेफ्टी रेटिंग जरूरी नहीं है कि किसी की 5 स्टार है तो उसकी बिल्ड क्वालिटी भी 5 स्टार हो, यानी कि बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी हो। ये जो बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी रेटिंग का डिफरेंस है, अगर आपको भी नहीं पता तो आई बटन पर क्लिक करके मेरा ये वीडियो देख सकते हैं, जिससे आप जान पाएंगे कि बिल्ड क्वालिटी कैसे अलग है सेफ्टी रेटिंग से। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि गाड़ी की सेफ्टी कितनी भी अच्छी हो, 5 स्टार गाड़ी भी आपके पास हो, अगर आप ऑफेंसिव ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपके लिए कोई भी गाड़ी सेफ नहीं है। यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ कि भैया आफ्टर मार्केट सीएनजी लगवा सकते हैं इन दोनों गाड़ियों में कि नहीं, क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं कई लोगों का आ रहा होगा कि हम पेट्रोल गाड़ी ले लें, जब हमारी रनिंग बढ़ जाएगी या हम बाद में चाहें तो इसमें सीएनजी लगवा पाएंगे कि नहीं। देखिए, पंच में आप सीएनजी लगवा सकते हैं, स्विफ्ट में भी सीएनजी लगवा सकते हैं। हालांकि ये जो इंजन है जी सीरीज, ये अभी नया इंजन है, पर इसको जो कहा जा रहा है ये सक्सेसर इंजन ही है के सीरीज का। ज्यादातर पार्ट्स इसमें के सीरीज के ही इस्तेमाल किए गए हैं, पर इसका जो फुल रिव्यू है वो तभी बता पाऊंगा मैं आपको कि ये कैसा परफॉर्म करता है बाहर से सीएनजी लगवाने पर, जब इसमें कोई बाहर से सीएनजी लगवा करके अपने रिव्यू, अपने फीडबैक मुझे देगा। बाकी पंच में आप सीएनजी लगवा सकते हैं। पंच में कौन सी लगाएं? अगर आप लोवेटो ब्रांड का सीएनजी किट लगवाते हैं तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहता है। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है? देखिए, अगर आप लो बजट में एक ज्यादा फीचर्स वाली, एक ज्यादा अच्छी सीएनजी कार, एक ज्यादा सेफ कार चाहते हैं तो आप टाटा पंच को कंसीडर कर सकते हैं। पर वहीं अगर आप एक गाड़ी को ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, 10 साल से ऊपर के लिए रखना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि गाड़ी रिलायबल हो, लो मेंटेनेंस हो, माइलेज अच्छा हो, बजट फ्रेंडली हो, और इसी के साथ साथ आपको गाड़ी की सेफ्टी रेटिंग से कोई खास फर्क ना पड़ता हो, तो आप निसंकोच स्विफ्ट को कंसीडर कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपके स्विफ्ट सीएनजी और पंच सीएनजी को लेकर जो कुछ डाउट थे वो क्लैरिफाई हुए होंगे। अगर इसके बावजूद भी आपका कोई डाउट रह जाता है या आपको लगता है कि मेरे को ये चीजें और पता होनी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।